Hello dear students, we are going to discuss DPP2, slope and deflection of beams. So first question, the Castigliano's second theorem can be used to compute deflections. देखो Castigliano's theorem क्या कहती है कि अगर आपके पास आपने किसी भी स्ट्रक्चर की ना टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर ली, तो स्ट्रेन एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया U से, और अगर इसकी हेल्प से आपको ना डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो डिफ्लेक्शन कैसे आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू डेल U बाय डेल P, ठीक है, दैट विल बी डिफ्लेक्शन। अब ये जो डिफ्लेक्शन आएगा ना, ये कैसे आएगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैंटिलीवर बीम का मैंने एग्जांपल लिया। तो अगर ये लोड यहां पर एक्ट कर रहा था, इस लोड की वजह से अगर मैंने टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इस बीम के अंदर कैलकुलेट कर ली, और फिर ये स्ट्रेन एनर्जी जो आएगी ये लोड के टर्म्स में आएगी, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लोड कर दिया, तो मुझे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा डिफ्लेक्शन मिलेगा? मुझे वो डिफ्लेक्शन मिलेगा जो इस लोड के अंडर हो रहा होगा, है ना, डिफ्लेक्शन दैट इज अंडर द लोड। ये वाला डिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिल जाएगा। मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाऊं, मेरे पास एक आर्च है इस तरह से, ठीक है ना, सर्कुलर आर्च, और यहां पर मुझे यहां पर लोड पी लग रहा है, ठीक है, लोड पी लग रहा है। तो अगर इसके अंदर मैं स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लूं इस लोड की वजह से, और उस स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस लोड कर दूंगा, तो मुझे फिर से डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन इस बार कौन सा डिफ्लेक्शन मिलेगा? ये वाला डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। मान लो अगर यहां पर लोड मैं लगा दूं इस तरह से, ठीक है ना, तो फिर अगेन मैं इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट कर लूं, और इस स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस लोड कर दूं, तो मुझे कौन सा डिफ्लेक्शन मिलेगा? मुझे ये वाला डिफ्लेक्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। ये जो आर्च है ना, ये थोड़ी सी आगे को सरक जाएगी इस लोड की वजह से, ठीक है ना, आगे को आ जाएगी, तो ये वाला जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा ना, ये मिल जाएगा मुझे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम से हमको डिफ्लेक्शन तो मिलता है, लेकिन डिफ्लेक्शन अंडर द लोड मिलता है। जहां पर लोड लग रहा होगा और जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा होगा, वो वाला डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल जाएगा। सो एट द पॉइंट अंडर द लोड ओनली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। तो हमारे पास एक बीम है, कैसी बीम है? मान लो सिंपली सपोर्टेड है, मान लो कैंटिलीवर है, कोई भी बीम हो सकती है। अभी हमें नहीं पता कि कौन सी बीम है, लेकिन इसमें एक कंडीशन फिक्स्ड है। एक कंडीशन ये फिक्स्ड है कि इस बीम के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट है। तो बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट है, हमने इसको ना इस तरह से शो कर दिया। ये वाले केस में पूरी बीम के अंदर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आएगा। जब इस बीम के अंदर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो इस कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट की वजह से, अब भले यहाँ पर सपोर्ट भी लगे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा पूरी बीम के अंदर। तो स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei। ये सबको पता होगा, स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला है। नाउ यहाँ पर जो mx है ना, mx इज कांस्टेंट, यानी कि mx चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे बीम के अलोंग हम मूव कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से l तक, यानी पूरी की पूरी लेंथ ऑफ द बीम में। तो 0 to l ये हो जाएगा m स्क्वायर dx अपॉन 2ei, ठीक है ना। तो m स्क्वायर अपॉन 2ei कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर अपॉन 2ei कॉमन आ गया। यहाँ पर x का x भी नहीं है, यहाँ पर तो अकेला dx है। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से l तक, और ये जो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लेंथ बन जाएगा, है ना। और लेंथ बन मतलब x हो जाएगा, ये m स्क्वायर x हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर x अपॉन 2ei, m स्क्वायर अपॉन 2ei, और x मिल गया। लेकिन इसकी लिमिट कहां से कहां तक जरूर रखनी है? 0 से l तक। ये हो जाएगा m स्क्वायर l अपॉन 2ei, m स्क्वायर l अपॉन 2ei। बड़ा आसान है ये तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस विल बी इक्वल टू m स्क्वायर l अपॉन 2ei। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल। तो अब हमारे पास कैसी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। स्पैन इज एल, लेंथ एल दिया है स्पैन, और यहां पर बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड स्पैन एल, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ei सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड W, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड लोड यहां पर W लग रहा है एट द सेंटर इज इक्वल टू, अब देखो ये जो लोड लग रहा है ये एकदम बीचों बीच में लग रहा है। जब ये लोड एकदम बीचों बीच में लग रहा है, ये लोड पूरी बीम को ना सिमेट्रिकल वे में डिवाइड कर रहा है, यानी
ये बीम पूरी की पूरी सिमेट्रिकल हो गई है बीच से, है ना, मिड पॉइंट के अबाउट ये पूरी की पूरी सिमेट्रिकल हो गई है। अगर ये मिड पॉइंट के अबाउट पूरी की पूरी सिमेट्रिकल हो गई है तो इसका मतलब है इस पार्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है और इस पार्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है दोनों बराबर बराबर है, बराबर बराबर है। अब हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरह का है, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ये फॉर्मूला है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने का। mx क्या है? बेंडिंग मोमेंट एट एनी लोकेशन x। तो अगर हम x का डिस्टेंस x सेक्शन यहां से लेते हैं, यहां से x, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है ना वो यहां से यहां तक सेम इक्वेशन चलेगी, सेम इक्वेशन चलेगी। क्या हो जाएगी? दिस सपोर्ट लेंथ इनटू दिस सपोर्ट वैल्यू, सपोर्ट की ये जो वैल्यू आ रही है ना इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा यहां पर, और ये इक्वेशन पूरे यहां से लेके यहां तक वैलिड रहेगी। लेकिन जैसे ही इस लोड W को क्रॉस करेंगे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यानी जब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी हमें दोबारा से नई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और इसको ना दो पार्ट्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमको ये पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी है और इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी है दोनों बराबर बराबर हैं। तो एक काम करते हैं, बस इतने आधे पार्ट की कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, इतने पार्ट की तो उसके बराबर ही रहेगी, तो मतलब डबल कर लेंगे उसको। तो हम क्या करें, स्ट्रेन एनर्जी को ना कैलकुलेट कर लेते हैं 0 से L/2 तक, 0 से L/2 तक कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, और उसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बीम की स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। आसान हो गया काम, ठीक है। नाउ mx कितना हो जाएगा, यहां पर ये जो सपोर्ट है ये W/2 और ये वाला सपोर्ट भी है W/2, दोनों W/2 क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी 2, अच्छा 2 और 2 कैंसिल हो गए क्या, देखना, 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 ये कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, mx की वैल्यू हमको पता है, यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हो जाएगा W/2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा W/2 इंटू एक्स, इसका स्क्वायर कर दिया, dx कर दिया, अपॉन EI कर दिया, ठीक है, और ये 0 से L/2 तक इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम आगे देखते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, W²/4 EI, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, W² अपॉन 4 EI ये बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा x² dx, इंटीग्रेशन के अंदर बचा x² dx, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा ये 0 से L/2 तक, ये हो जाएगा W² अपॉन 4 EI, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 0 से L/2 तक। अब अगर x की जगह हम L/2 रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा L/2 का क्यूब यानी L³/8, L³/8 इंटू 3, 8 3 और 24, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो ये आ जाएगा W² L³ अपॉन 96 EI। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू W² L³ अपॉन 96 EI, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन W² L³ अपॉन 96 EI, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सी आ गया करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट। अरे ये कौन है, कोई बात नहीं। मैच द करेक्ट फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन गिवन इन द ग्रुप बी फॉर बीम्स गिवन इन ग्रुप ए। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। देखो यहां पर जब एंड पर W लोड एक्ट कर रहा है, W लोड एक्ट कर रहा है कैंटिलीवर बीम के एंड पर, तो ये हो जाएगा WL³ अपॉन 3 EI। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, WL³ अपॉन 3 EI। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन ए का 3 मैच कर रहा है, ठीक है ना, ए का 3 मैच कर रहा है। यहां पर लिख देते हैं A B, अरे यहां पर लिखे हुए हैं ए का 3 मैच कर रहा है, ठीक है, ए का 3। आगे चलते हैं, ए का 3 कैलकुलेट कर देख लिया। अब बी का टोटल लोड W है, तो इसके लिए जो फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन आता है ये आता है WL⁴ अपॉन 8 EI। लेकिन ये टोटल लोड W है और यहाँ पर लोड इंटेंसिटी W होती है, तो लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ कर देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैपिटल W L⁵ अपॉन 8 EI। तो WL³ अपॉन 8 EI आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो B का आ जाएगा 1, तो B का 1 लिख देते हैं, B का 1, ठीक है। अब C पर चलते हैं। C अगेन ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड के बीच में एकदम पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ये हो जाता है WL³ अपॉन 8 EI, 48 EI,
डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 कहीं दिया है 48 EI। तो फिफ्थ का आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 40, फिफ्थ का नहीं, सी का फिफ्थ आ जाएगा, सी का फिफ्थ आ गया, सी का आ गया फिफ्थ। आगे चलते हैं डी पर यहां पर 5W एल क्यूब अपॉन 384 EI होता है, 5 स्मॉल w एल क्यूब एल की पावर 4 होता है, एल की पावर 4 अपॉन 384 EI। लेकिन ये जो स्मॉल w होता है ये लोडिंग इंटेंसिटी को शो करता है। लोडिंग इंटेंसिटी इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 कैपिटल W एल क्यूब अपॉन 384 EI, है ना। एक लेंथ तो स्मॉल w में मल्टीप्लाई कर दी है तो ये आ गया, तो यहाँ पर 3L बचे, तो 5W एल क्यूब अपॉन 384 EI आ गया, फोर्थ आ गया, तो D का आ गया फोर्थ, D का आ गया फोर्थ। नाउ E क्या है, फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम के अंदर सेंटर पे W लग रहा है, तो सेंटर पे जब W लग रहा है तो 1/4 ऑफ सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा। तो इस केस में सिंपली सपोर्टेड का तो ये था, ठीक है ना। अब इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यानी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 192 EI हो जाएगा। देखें डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 192 EI कहाँ दिया है, ये सेकंड पे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ई वाले का 2 हो जाएगा, तो ई का हो जाएगा 2। अब एफ का एक ही बचा, 1 2 3 4 5 6 बचेगा, ठीक है, एफ का 6 देखें, हाँ डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 384 EI, ठीक है, इसका 6 बचा। करेक्ट आंसर विल बी 3154 315426 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द बीम, थ्रू आउट द स्पैन। अब इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि यहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एकदम बीचों बीच में रहेगा और मैक्सिमम स्लोप्स आएंगे ए और बी पर, और क्योंकि लोडिंग सपोर्ट सब कुछ सिमेट्रिकल है तो यानी थीटा ए और थीटा बी बराबर हो जाएंगे। सो ड्यू टू सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री थीटा ए विल बी इक्वल टू थीटा बी, थीटा ए और थीटा बी बराबर हो जाएंगे, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा थीटा ए और थीटा बी का, ये हो जाएगा 1:1, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के एकदम बीचों बीच में कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट कर रहा है, बीचों बीच में कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट कर रहा है, लेंथ L, ठीक है, ये बीम की लेंथ है L। इफ द लोड इज चेंज टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन, तो इस लोड को कन्वर्ट कर दिया हमने, चेंज कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया है यहाँ पर। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया तो ये लोड इस तरह से आ गया W, स्मॉल w। अच्छा, तो स्मॉल w जो हो जाएगा, अभी ये वाला लोड इतनी जगह पर लग रहा था, अब इसको पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लोडिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, W/L हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी स्पैन हो जाएगा L, तो टोटल लोड अभी भी W ही रहेगा, है ना, टोटल लोड अभी भी कैपिटल W ही रहेगा, यहाँ पर भी टोटल लोड उतना ही है, यहाँ पर भी टोटल लोड उतना ही है, सेम है। Then the ratio of maximum deflection under concentrated load and under uniformly distributed load will be, तो maximum deflection यहाँ पर पहले केस में देखते हैं डेल्टा मैक्स कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा मैक्स 1 पहला केस में ये हो जाएगा W L क्यूब अपॉन 48 EI, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा मैक्स 2, ये हो जाएगा 5 W L की पावर 4 अपॉन 384 EI, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 कैपिटल W L क्यूब अपॉन 384 EI, ठीक है। अब डेल्टा मैक्स 1 और डेल्टा मैक्स 2 का रेशियो देखना है। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डेल्टा मैक्स 1 एंड डेल्टा मैक्स 2, तो डेल्टा मैक्स 1 अपॉन डेल्टा मैक्स 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/48 इनटू डिवाइड बाय होगा तो 384 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 384 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करें तो 48 8 टाइम्स जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर डेल्टा मैक्स 1 और डेल्टा मैक्स 2 का जो रेशियो आ जाएगा ये 8/5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल एसोसिएटेड विद, अच्छा डिफरेंशियल लोड के रिस्पेक्ट में, शेयर फोर्स के रिस्पेक्ट में, बेंडिंग के रिस्पेक्ट में, स्लोप के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन है हमारे पास जो कि हमने पढ़ी थी किसमें, डबल इंटीग्रल मेथड में पढ़ी थी। डबल इंटीग्रल मेथड में हमने एक इक्वेशन देखी थी, क्या थी, EI d2y/dx² इज इक्वल टू m, ठीक है ना। तो अभी EI को हटा देते हैं,
EI को हटा देते हैं, अकेला ना डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये m से रिलेटेड है, बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब नहीं होगा, ये डी एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक टाइपिंग में होशियारी आ गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बेंडिंग मोमेंट के लिए तो ये 3 सही है, ठीक है ना, तो सी का तो 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है, EI भी लिखे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा डीएम बाई डी एक्स, डीएम बाई डी एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू शियर फोर्स, ये शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, शियर फोर्स के बराबर, तो बी का तो 2 हो जाएगा। अरे क्या ये एक सीक्वेंस में ही है, ठीक है। फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास EI डी की पावर 4 वाई बाय डी एक्स टू दी पावर 4, ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स क्या होता है, लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर होता है, इट विल बी इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी, तो ये लोड भार ये 1 आ जाएगा, सो 1 2 3 4 ही है सही आंसर, ठीक है। अब देखो जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बचता है, डी वाई बाई डी एक्स वैसे भी पता है डी वाई बाई डी एक्स हमेशा स्लोप ही होता है ना, वाई में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज स्लोप, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर, तो हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है और फिक्स्ड बीम के सेंटर पर एक पॉइंट लोड है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द पॉइंट लोड एट द सेंटर, ठीक है। द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर इज, बीच में मिड पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, सो बीच में मिड पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आ जाएगा 1/4 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 192 EI, इट विल बी इक्वल टू 192 EI। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ओ यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पूछा है, बस यही पूछा है 1/4 ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सो इक्वल टू 1/4 ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ SSB, ठीक है। ये तो हमको याद है, मेरे ख्याल से सबको याद है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L विद द पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड, बहुत ही आसान सा हमारे पास एक किस तरह का क्वेश्चन आ गया, आसान सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने याद कर रखा है, मेरे ख्याल से सबने याद कर रखा है, सबको याद होना ही चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड रिजल्ट जब तक याद नहीं है ना, तब तक डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर पूरा का पूरा भूल जाओ कि मतलब डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर कुछ है भी। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर अ कैंटिलीवर लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर सम पार्ट, अच्छा एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर लोडिंग लग रही है, ठीक है, तो लोडिंग लग रही है लेकिन ओवर सम पार्ट ऑफ इट्स लेंथ, कैसी लोडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, सम पार्ट ऑफ इट्स एंड फिक्स्ड एंड, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल अकर। देखो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखो सबसे पहली बात यहां पर आपको यह समझना है कि बेंडिंग मोमेंट कितने पार्ट में आ रहा है। यहां पर देखने से ही आपको यह समझ में आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इतने पार्ट में तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप यहां पर सेक्शन लोगे और इस सेक्शन से उस तरफ के सारे मोमेंट्स ऐड करोगे तो सारे के सारे मोमेंट्स का समेशन कितना आ रहा है, सारे के सारे मोमेंट्स का समेशन आ रहा है 0। 0 इज द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स बियॉन्ड दिस सेक्शन, ठीक है। तो यहां तक कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर आप यहां से सेक्शन चेंज करते जाओगे, इधर चलते जाओगे तो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना। तो मतलब बेंडिंग जो होगी इतने पार्ट की ही होगी। जब इतने पार्ट की बेंडिंग होगी तो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, बीम का डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनेगा। चलो यहां तक तो ऐसा बनेगा, और आगे पता है कि इतने पार्ट की बेंडिंग होनी नहीं है, है ना, इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनेगा, और इसके आगे वाले पार्ट की बेंडिंग होनी नहीं है। बेंडिंग नहीं होनी तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये ऊपर ही बना रहेगा, इतना पार्ट नीचे पहुंच गया वो ऊपर ही टंगा हुआ है हवा में, है ना, वो भी इसके साथ रोटेट होकर नीचे आएगा, लेकिन अंतर ये रहेगा कि वो वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ना एकदम स्ट्रेट रहेगा, बिना बेंडिंग के आएगा। इट विल बी एज अ स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा ये। चलिए इस तरह का तो डिफ्लेक्टेड शेप आ गया, मेरे ख्याल से डिफ्लेक्टेड शेप सबको क्लियर है। अब अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर है, तो कुछ भी हो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो एंड पे ही आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो एंड पे ही आ रहा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं और आ सकता है क्या, यहां पर
यहाँ पर है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर, हर जगह पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वाले, मतलब फ्री एंड से तो कमी है ना, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी एट दी फ्री एंड पर ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ ट्राइंगुलर लोड ऑफ इंटेंसिटी, तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर ट्राइंगुलर लोड एक्ट कर रहा है, ट्राइंगुलर लोड इस तरह का है, ट्राइंगुलर लोड, ठीक है, ट्राइंगुलर लोड इज लाइक दिस, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी यहां पर है W, यहां पर इंटेंसिटी 0। स्लोप एट द फ्री एंड, स्लोप फ्री एंड पर स्लोप कितना हो जाएगा, तो फ्री एंड पर स्लोप अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने आपको शायद स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा रखा है, तो यहां पर जो थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा WL³ अपॉन 24 EI। और अगर आपको यहाँ पर का डिफ्लेक्शन देखना है तो डेल्टा हो जाएगा WL⁴ अपॉन 30 EI, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए, है ना, यू शुड रिमेंबर दी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो WL³ अपॉन 24 EI करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थीटा पूछा था, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉप इन अ बीम इज यूज्ड टू मेक एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। प्रॉप यानी सपोर्ट, एक सपोर्ट लगा देते हैं हम किसी बीम पे। जनरली मोस्ट कॉमनली हमने अभी तक क्या देखा है, हमने देखा है कैंटिलीवर बीम के ऊपर प्रॉप लगा दिया जाता है। तो कैंटिलीवर बीम के ऊपर अगर प्रॉप ना हो, मान लो किसी भी तरह की लोडिंग है, तो कैंटिलीवर बीम का जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड शेप हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, यहां पर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो, थोड़ी बहुत और ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्टेड हो ये बीम, तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर एक और सपोर्ट लगा देते हैं। जब इस जगह पर एक और सपोर्ट लगा देंगे एज अ प्रॉप, तो ये वाला जो सपोर्ट हो जाएगा ना, इसको कहते हैं हम प्रॉप। अब इसने क्या किया, इसने प्रॉप ने, इस सपोर्ट ने क्या किया कि इस पॉइंट का ना डिफ्लेक्शन 0 कर दिया, डिफ्लेक्शन होने से रोक लिया। यहां पर देयर विल बी 0 डिफ्लेक्शन एट दिस प्रॉप। स्लोप आएगा यहां पर, स्लोप डेफिनेटली आएगा, थीटा आएगा, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। फिक्स एंड पर स्लोप 0, इस तरह से यहां पर बीच में बेंडिंग होगी, और ये इस तरह का, हाँ काफी हद तक मतलब ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर डेफिनेटली स्लोप तो आ रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन 0 है, ठीक है ना। तो 0 स्लोप गलत हो गया, स्लोप तो आएगा, 0 डिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है, 0 डिफ्लेक्शन, 0 सेक्शन, अरे सेक्शन मॉडुलस क्यों चेंज कर देंगे, ना ही बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट भी कुछ ना कुछ यहां पर आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, क्योंकि देखो प्रॉप ना अभी एंड पर लगाया तो आपको तो दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हम प्रॉप हमेशा एंड पे ही लगाएंगे। प्रॉप जो हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है, बीच में कहीं प्रॉप लगा दिया, ठीक है। तो अब बताओ क्या बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, हमको डिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 चाहिए था, हमने यहाँ पर प्रॉप लगा दिया, ठीक है ना। सो हेयर डिफ्लेक्शन, सॉरी, बेंडिंग मोमेंट विल नॉट बी 0, बेंडिंग मोमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन डिफ्लेक्शन तो चाहे इस केस में देख लो चाहे इस केस में देख लो, जहां पर प्रॉप है वहां पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप एट बोथ एंड्स ऑफ अ फिक्स्ड बीम विल बी। हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है, और फिक्स्ड बीम के कैसा भी लोड लगा दो, स्लोप यहां पर 0 होगा, यहां पर 0 होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये फिक्स सपोर्ट की प्रॉपर्टी है। ये वाला सपोर्ट यहां पर रोटेशन अलाउ नहीं करेगा, ये सपोर्ट यहां पर रोटेशन अलाउ नहीं करेगा। तो जो भी फिक्स सपोर्ट होंगे इन दोनों सपोर्ट्स पर रोटेशन 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी 0, ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल लोडिंग। तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लोडिंग सिमेट्रिकल है। लोडिंग सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि लोडिंग जरूरी नहीं है यूडीएल ही, लोडिंग किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है, चलो एक एग्जांपल से ही बता देते हैं सिमेट्रिकल लोडिंग कैसे। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लोड पी एक्ट कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट लोड पी एक्ट कर रहा है, और इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से ए है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करनी है लेकिन फिर भी सिमेट्रिकल रहे, तो इन दोनों के बीच में हमने यूडीएल लगा दिया, या पूरे में यूडीएल लगा दो, लेकिन लोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपने अगर इसके बीचों बीच से कट किया, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो जाए एकदम एज इट इज। तो इस तरह के लोडिंग को कहेंगे हम सिमेट्रिकल लोडिंग, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, द स्लोप एट द सेंटर इज, सेंटर पर स्लोप कैसा होगा। अब देखो जब ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी तब भी सिमेट्रिकल तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी ना, लोडिंग सिमेट्रिकल है तो इसका डिफ्लेक्शन भी सिमेट्रिकल होगा। और जब डिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल होगा तो यहां से सपोज ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन यहां पर सेंटर पर जाते जाते इसका डिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए 0,
है ना, जीरो हो जाएगा तभी इसकी जो मिरर इमेज होगी वो ऐसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, इसको अलग कलर से बना देते हैं, है ना, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है ना, तभी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। अगर यहाँ पर सेंटर पर जीरो नहीं हुआ, मान लो स्लोप कुछ रह गया है ऐसा, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी ना, ऐसे करके। तो क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से हिंज का काम कर रहा है, यानी इस तरह इस जगह पर ना स्लोप की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है। स्लोप हमेशा एक स्मूथ कर्व ही बनेगा, चाहे ऐसे जा रहा हो ऐसे जा रहा हो, लेकिन अचानक से चेंज नहीं आ जाएगा स्लोप में। ये वहाँ यहाँ पर अचानक से चेंज आ रहा है, तो अचानक से चेंज ना आए, स्लोप की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, हमेशा बीम इसी तरह से डिफ्लेक्ट होगी। और अगर सिमेट्रिकल है तो बीच में स्लोप जीरो हो जाएगा, तो स्लोप विल बी जीरो एट दी मिडिल, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर अ बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हमारे पास एक बीम है जो यूडीएल कैरी कर रही है, स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। बीम लिखा है, अच्छा बीम कौन सी वाली बीम है यहां पर पूछा गया है, तो हमारी बीम है यूडीएल कैरी कर रही है, यूडीएल कैरी कर रही है, और ये पूछा है कि स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम किस केस में हो जाएगी, जब बीम हमारी कैंटिलीवर होगी, या सिंपली सपोर्टेड, या प्रॉपर्टी कैंटिलीवर, या फिक्स्ड। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में आएगा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा कैंटिलीवर में, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर में आएगा, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड कौन सी हो रही है, कैंटिलीवर। सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड अगर कैंटिलीवर हो रही है तो स्ट्रेन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में आएगी, स्ट्रेन एनर्जी सबसे ज्यादा आ जाएगी कैंटिलीवर बीम में, ठीक है ना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI कैरीज अ यूनिट पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर, स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग। Simply supported beam of span L and flexural carries a unit point load at its center. ये तो हमने किया था, सिंपली सपोर्टेड बीम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, ये तो हमने किया था, लेकिन यहाँ पर WL3/96 EI आ रहा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, W2L3/96 EI, है ना। और अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है हमारे पास WL3, देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। चलो ये रेक्टिफाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपली सपोर्टेड बीम AB लेंथ L कैरीज अ पॉइंट लोड W एट पॉइंट C। सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, वी आर हैविंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, कैरीज अ यूनिट पॉइंट लोड W एट पॉइंट C एट डिस्टेंस और A एंड B। मेरे ख्याल से ना वो वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया है, टाइपिस्ट ने क्या किया, कॉपी पेस्ट करते टाइम ना कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी, खैर छोड़ो जाने दो, है ना। आगे के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम AB है, इसकी लेंथ L है ना, टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज L, L इज द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है W, तो यहाँ पर W पॉइंट लोड इधर पर एक्ट कर रहा है, ये बीचों बीच में एक्ट नहीं कर रहा, एट पॉइंट C। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी है, A B, है ना, पॉइंट C पर ये लोड एक्ट कर रहा है। अब पॉइंट C कहीं पर भी हो सकता है, हमको ये नहीं बताया कि पॉइंट C A की तरफ ज़्यादा है या B की तरफ ज़्यादा है, तो पॉइंट C की लोकेशन नहीं बताई है ना। तो ये बीम है AB, ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि ये वाला जो लोड है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा हो W, ठीक है, और पॉइंट C यहाँ पर हो, ठीक है। डिस्टेंस A फ्रॉम सपोर्ट A, तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो सपोर्ट A से स्मॉल a डिस्टेंस है और B से स्मॉल b डिस्टेंस है, A से स्मॉल a डिस्टेंस है और B से स्मॉल b डिस्टेंस है, ठीक है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइज एट, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर लाई करेगा, पॉइंट B पर, तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पर तो जीरो डिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, देयर विल बी जीरो डिफ्लेक्शन। पॉइंट सी पर भी जीरो डिफ्लेक्शन, पॉइंट सी पर भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हमने आपको बता रखा है कि मिड पॉइंट और पॉइंट सी के बीच में कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा इस केस में, तो पॉइंट सी पर नहीं होगा, है ना, ना ही मिड पॉइंट पर होगा, पॉइंट सी और मिड पॉइंट के बीच में कहीं कोई पॉइंट आएगा वहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, तो सी भी गलत हो गया। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में तो पूरी स्पैन ही कवर हो गई, कहीं ना कहीं तो आएगा ही, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ए और बी के बीच में तो आनी ही है। बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, बी और सी के बीच में, अब देखो अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये वाली सिचुएशन हुई ना तो यहाँ पर तो बी और सी के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा, लेकिन ये वाली सिचुएशन हुई ना तो यहाँ पर ए और सी के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पर श्योर शॉट नहीं कह सकते कि कौन सा वाला केस वो बोल रहे हैं।
अगर यहाँ पर बताया गया होता कि डिस्टेंस ए ज़्यादा बड़ा है या बी ज़्यादा बड़ा है तो हम डेफिनेटली कह पाते। तो अभी कोई जानकारी नहीं है कि ए ज़्यादा बड़ा है या बी ज़्यादा बड़ा है, तो फिर हमारे लिए जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी ही है कि पूरी बीम में ही कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा ही। पूरी की पूरी बीम ही उन्होंने बता दी कि इस बीम में, पूरी बीम में कहीं ना कहीं आएगा मैक्सिमम, वो तो आएगा ही मैक्सिमम कहीं ना कहीं, बीम के बाहर थोड़ी चला जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफ्लेक्शन एट अ सेक्शन इन द रियल बीम इज इक्वल टू, तो कॉन्जुगेट बीम मेथड में जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्जुगेट बीम मेथड के अंदर रियल बीम तो गिवन होती है, रियल बीम की हम कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं, कॉन्जुगेट बीम के ऊपर हम एम अपॉन ई डायग्राम रियल बीम का बना देते हैं। रियल बीम का एम अपॉन ई डायग्राम बनाया और उसको लगा दिया एज अ लोडिंग ऑन कॉन्जुगेट बीम। अब कॉन्जुगेट बीम के अंदर किसी भी पॉइंट पर स्लोप की जो वैल्यू है ना वो यहां पर बता दी, सॉरी शियर फोर्स की, कॉन्जुगेट बीम के अंदर जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो रियल बीम के स्लोप को बता देती है, और कॉन्जुगेट बीम के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा होता है वो रियल बीम के डिफ्लेक्शन की वैल्यू को बता देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो डिफ्लेक्शन एट अ सेक्शन इन द रियल बीम, डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, कॉन्जुगेट बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होगा उस करस्पॉन्डिंग सेक्शन पर, वहां पर, तो बेंडिंग मोमेंट कॉन्जुगेट बीम का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट होगा वो रियल बीम का डिफ्लेक्शन दे देगा। सो द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इन द कॉन्जुगेट बीम, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ स्पैन ऑफ द बीम विल बी मैक्सिमम। इन सारे केसेस में से कौन सा ऐसा केस है जहां पर डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ द स्पैन मैक्सिमम होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ एल एक्टेड अपॉन बाय अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट दी सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, तो सारे के सारे केसेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कौन सा किस में ज्यादा होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल एक्टेड अपॉन बाय अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अच्छा, यही लोड अगर कंसेंट्रेटेड होता और इसी लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, किस में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, ये वाले में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। ठीक है ना, इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, 8/3 टाइम्स ज्यादा आएगा। ये हम आज की ही क्लास में 8/3, देखो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, हम 8/3 टाइम्स इसमें ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग लोड W एट L/4 फ्रॉम द सपोर्ट, तो इसमें भी कम हो जाएगा। ठीक है, L/4 सपोर्ट से L/4 ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब ये बीच में एक्ट कर रहा होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड एट 3L/8, तब भी नहीं आएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो तभी आएगा जब ये वाला केस होगा। तो फर्स्ट केस इन सारे में से फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड में। ठीक है, नेक्स्ट, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए ऑफ लेंथ एल, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ए, इसकी लेंथ है एल, ब्रेड्थ बी, डेप्थ डी, कैरीज अ सेंट्रल लोड डब्ल्यू, है ना, तो बीचों बीच में ये लोड डब्ल्यू कैरी कर रही है, सेंट्रल लोड डब्ल्यू। ठीक है, अनदर बीम बी ऑफ द सेम डायमेंशंस कैरीज अ सेंट्रल लोड इक्वल टू 2W। तो यहां पर बीम बी में बीचों बीच में सेंट्रल लोड 2W एड कर रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बी विल बी एज दैट ऑफ बीम ए। बीम बी का डिफ्लेक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो डिफ्लेक्शन कैसे डिपेंड करता है लोड पर, डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL3 अपॉन कितना होता है, 48 EI होता है, 48 EI। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड ना, तो जितना ज्यादा लोड बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, लीनियरली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। तो अगर लोड डबल कर दिया तो डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा, तो लोड डबल कर दिया तो डिफ्लेक्शन विल बी डबल्ड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो आज की DBP के ये सारे क्वेश्चंस थे, आई होप यू लाइक्ड इट। तो मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में, बाय बाय, टेक केयर।